तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो के माध्यम से होगा महासंग्राम, यानी कि बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के जो भी स्टूडेंट है जिनका सब्जेक्ट ज्योग्राफी है उनके लिए रामबाण वीडियो है। उनको ये वीडियो कंप्लीट जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में वो सारे प्रश्न और उसके उत्तर मैंने समाहित किए हैं जो पिछले वर्षों में बार बार रिपीटेड है और इस बार भी आपके एग्जाम के आने की पूरी उम्मीद है। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे, वीडियो को पूरा देखेंगे और जो जो मैं प्रश्न बताऊंगा उनको जरूर से जरूर तैयार करेंगे। ये वीडियो देख लीजिए, बस आपको कोई अन्य वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि सभी प्रश्न लगभग जो प्रश्न आप में पूछे गए हैं पिछले वर्षों में इस बार आने की संभावना है, सभी को मैंने इसमें शामिल कर दिया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और खास बात इस वीडियो की यह है कि बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट आपका भूगोल यानी ज्योग्राफी है। प्रश्न पत्र यानी क्वेश्चन पेपर का नाम है भौतिक भूगोल यानी कि फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है, तो सभी यूनिवर्सिटी व कॉलेज के स्टूडेंट के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, चाहे आप जाए जिस भी कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो। ओके, तो आज की इस वीडियो का जो सबसे पहला प्रश्न ये है कि मानसून से आप क्या समझते हैं। समय समय पर चाहे गर्मी हो या फिर बारिश हो या फिर ठंडा मौसम हो, ठीक है, यानी कि जिसको आप लोग बोलते हैं ठंडी का मौसम, ठीक है, तो आप लोगों को वो मानसून, भाई समय समय पर जो मानसून में चेंजेस आते हैं, कहने का मतलब हमारे ये है कि जो मानसून शब्द है ये मौसम से इसका मतलब होता है। ठीक है, तो समय समय पर मौसम बदलता रहता है। ठीक है, तो जो अब बारिश होती है, कभी कभी ठंडक होती है, कभी गर्मी होती है, तो ये क्या है, मानसून है यानी कि मौसम है। तो इसी के बारे में जानेंगे। चलिए, तो इसका उत्तर लिखेंगे कि मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है, जिसका तात्पर्य यानी कि मतलब होता है मौसम। ठीक है, या फिर मौसम से लिया जाता है। या ऐसी हवाएं हैं, मानसून बताया जा रहा है मौसम, ये ऐसी हवाएं हैं जो वर्ष में अपनी अपनी दिशा मौसम के अनुसार बदलती हैं। यानी कि ये ऐसी हवाएं हैं जो वर्ष में जैसे जैसे मौसम होता है उसी हिसाब से ये हवाएं अपने रुख बदलती हैं। ठीक है, मानसूनी प्रदेशों में हवाएं प्रत्येक 6 माह में अपने प्रवाहित दिशा के बिल्कुल विपरीत हो जाती हैं। मानसून जो वाले प्रदेश जो हैं वहाँ पर 6 महीने अपनी प्रभावित दिशा के बिल्कुल विपरीत हो जाती हैं हवाएं। ठीक है, यानी कि उल्टा चलती हैं। यह पवने यानी हवाएं गर्मियों में दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम पे तथा सर्दियों में उत्तर पूर्वी में मानसून के नाम से जानी जाती हैं। फिर से सुन लीजिए, ये जो हवाएं होती हैं गर्मियों में दक्षिण पश्चिम, दक्षिण से पश्चिम की ओर चलती हैं, तो इनको मानसून के नाम से जानते हैं। और यही हवाएं जब सर्दियों में उत्तरी और पूर्वी की ओर चलती हैं, सर्दियों में उत्तरी और पूर्वी की ओर चलती हैं, तो इनको मानसून नाम दिया जाता है। ठीक है, इनको मानसून के नाम से जाना जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्लियर। गर्मियों में दक्षिण से पश्चिम की ओर चलती है तो मानसून हो गया, और यही चीज़ सर्दी में उत्तर से पूर्वी चला तो मानसून हो गया। बहुत ही सिंपल सी परिभाषा। ठीक है, अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण है इसलिए इसको हम इग्नोर करेंगे, आप अपने अनुसार पढ़ सकते हैं। फिलहाल अगला जो क्वेश्चन है महासागरीय धाराएं, ये महत्वपूर्ण है, इसके बारे में जानते हैं। तो महासागरीय धाराएं क्या है, तो उत्तर लिखेंगे जिस प्रकार भूमि पर नदी में पानी बहता है, जिस प्रकार भूमि पर नदी में पानी बहता है, उसी भांत महासागरों में भी कई कारणों से प्रभावित होकर, प्रवाहित होकर, प्रभावित नहीं, प्रवाहित मतलब बहकर, विशेष दिशा एवं विशेष मार्ग में जब विशेष गुण वाला ठंडा या गर्म पानी बहने लगता है तो उसे धारा कहते हैं। और धाराएं महासागर की सबसे महत्वपूर्ण, प्रभावशाली एवं सभी सागरों में व्याप्त एक गति है। ठीक है, उसके बाद इसकी परिभाषा मोंक हाउस ने दी है, जो कि एक प्रमुख विद्वान है। इन्होंने कहा है, ध्यान से सुनेंगे, कि महोदय ने समुद्री जल धाराओं को प्रभावित करते हुए कहा है या फिर लिखा है कि महासागर के सतह की विशाल जलराशि की एक निश्चित दिशा में होने वाली सामान्य गति को महासागरीय धारा कहते हैं। तो इस प्रकार आप लिखेंगे इसका उत्तर। 2 से 3 बार हर एक प्रश्न का उत्तर पढ़ लेंगे, कम से कम 3 बार, तो मैं आपको बता रहा हूँ आपके नस नस में, आपके दिमाग में अच्छी तरीके से बढ़ जाएगा, मतलब कि बस जाएगा। एक बार पढ़ने से या फिर एक ही बार क्वेश्चन का आंसर समझने से आपको नहीं आएगा, क्योंकि अगर एक ही बार क्वेश्चन का आंसर समझने से, एक ही बार पढ़ने से आ जाता तो जितने भी स्टूडेंट हैं, हम हैं चाहे आप हों, समाज में जितने हैं सब, कोई आईपीएस होता, कोई पीसीएस होता, कोई एसआई होता, कोई कलेक्टर होता, कोई क्या होता, मतलब अच्छे अच्छे पोस्ट पे होते, सब एक ही बार में भाई एग्जाम में कि जो बुक होती है उसको तैयारी कर लें और सभी क्वेश्चन एक ही बार में पढ़ जाएं और उनको याद हो जाए तो सब पूरा एग्जाम क्लियर कर लें। भाई ऐसे ही तो है ना, तो ऐसा नहीं होता, कम से कम 3 से 4 रिवीजन मस्ट है। ठीक है, तो कम से कम 3 से 4 बार पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। अगला प्रश्न है कि तरंग किसे कहते हैं। तरंग के बारे में जानते हैं,
तो पवन यानी जिनको हवा बोलते हैं, पवन के सतत प्रवाह यानी कि हवा के लगातार प्रवाह तथा अन्य शक्तियों के कारण सागरीय जल में संचलन या गति उत्पन्न होती है। इन शक्तियों के प्रभाव से कभी सागरीय जल आगे बढ़ता है तो कभी पीछे हटता है। वह नदी के जल की तरह अपना स्थान नहीं छोड़ता है, वरन सागरीय जल के आगे बढ़ने तथा पीछे हटने में सागरीय जल के कण अपने ही स्थान पर वृत्ताकार रूप में संचलन करते हैं। सागरीय जल के क्रमिक रूप से उठने तथा गिरने को तरंग कहते हैं। आपने देखा होगा कि जब हवा लगातार बहती है ना, तो महासागरों में यानी चाहे नदी हो चाहे महासागर, उसमें होता क्या है ना कि पानी एक बार ऊपर उठेगा फिर नीचे आएगा। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होता है इसी को तरंग बोला जाता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। महासागरीय निक्षेप क्या है, ये भी थोड़ा जान लीजिए, हालांकि आता बहुत कम है लेकिन जान लीजिए। तो महासागरीय निक्षेप वो है, अवसादी पदार्थों के जमाव को निक्षेप कहा जाता है। अवसादी जो पदार्थ होते हैं उनका जब जमाव हो जाता है तो उस प्रोसेस को निक्षेप कहेंगे। परंतु जब पदार्थों का जमाव महासागर की तली में हो तो इन्हें महासागरीय निक्षेप कहते हैं। बस क्लियर कट इतना ही आंसर लिखेंगे, पूरे नंबर आपको दे जाएंगे। अब अगला प्रश्न है कि चक्रवात किसे कहते हैं। चक्रवात के बारे में जानते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सामान्य रूप में चक्रवात व चक्करदार हवाएं होती है जिनके मध्य में गर्म वायु होने के कारण निम्न वायुदाब तथा चारों ओर ठंडी वायु होने के कारण उच्च वायुदाब मिलता है। इनके चारों ओर सकेंद्रीय वलय होता है जिन्हें वायुदाब रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और तीवार्था एक प्रमुख विद्वान है, इन्होंने चक्रवात के बारे में क्या कहा है चलिए जानते हैं। विद्वान है और इन्होंने कहा कि चक्रवात अपेक्षाकृत निम्न वायुदाब के वे क्षेत्र हैं जो कि सकेंद्रीय समदाब रेखाओं से घिरे होते हैं। और स्ट्रेलर ये प्रमुख विद्वान, इन्होंने कहा है कि चक्रवात जो है वो निम्न वायुदाब का एक केंद्र है। उत्तरी गोलार्ध में इसमें बाहर से भीतर या केंद्र की ओर पवने यानी हवाएं वर्त दिशा में चलती हैं। तो आपको ये परिभाषा समझ में आए तो लिखिएगा, वरना एकदम सिंपल सी परिभाषा यही है कि चक्रवात सामान्य रूप से चक्रवात वो है जो चक्करदार हवाएं चलती, मतलब कि चारों तरफ से जब हवाएं चलती है और उनके मध्य में गर्म वायु होने के कारण निम्न वायुदाब तथा चारों ओर ठंडी वायु होने के कारण उच्च वायुदाब मिलता है, तो उसको चक्रवात कहेंगे। या फिर आप कह सकते हैं कि चारों तरफ से जब लगातार चक्करदार हवाएं चलती तो उसको चक्रवात कहेंगे, इतना भी कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन इतना लिखने से आप पूरे नंबर दिए जाएंगे, इसमें आपको ऐड करना होगा बना के। लेकिन कुल मिला के महत्वपूर्ण प्रश्न है, 100% महत्वपूर्ण, उम्मीद है फंसेगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है कि सूर्यातप से आप क्या समझते हैं या फिर क्या जानते हैं। तो उत्तर लिखेंगे सूर्याभिताप और ऊर्जा। सौर्याभिताप और सौर ऊर्जा या सौर शक्ति उस ऊर्जा को कहते हैं जो प्रकाश एवं उष्मा के रूप में धरातल को प्रकाश की गति से एवं लघु तरंगों के रूप में सूर्य से प्राप्त होती है। इसे सौर विकिरण भी कहते हैं। सूर्यतप को कहने का मतलब ये है कि चाहे वो सूर्यतप हो, चाहे वो सौर ऊर्जा हो या फिर सौर शक्ति हो, इन सभी को उस ऊर्जा से इसका मतलब होता है या फिर उस ऊर्जा को कहते हैं जो प्रकाश यानी कि जब हमको सूर्य से प्रकाश मिलता है एवं प्रकाश एवं उष्मा के रूप में, जो प्रकाश एवं उष्मा के रूप में धरातल को प्रकाश की गति से, धरातल यानी कि नीचे धरातल को प्रकाश की गति से एवं लघु तरंगों के रूप में सूर्य से प्राप्त होता है, उसी को हम सौर विकिरण या फिर सौरतप कहते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट इसमें है कि महान जलवायुवेत्ता त्रिवार्था एक विद्वान है, भूगोलवेत्ता है, इन्होंने कहा है कि सूर्य की विशाल ऊर्जा का मात्र 2 अरबों भाग ही धरातल पर हवाओं एवं धाराओं को गतिशील रखता है। सूर्य से ताप का विकिरण लघु तरंगों के रूप में होता है जो ठीक है 1:250 से 1:6700 मिलीमीटर लंबी होती है तथा 1 सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,86,000 मील यानी किलोमीटर में अगर मील को कन्वर्ट करें तो 1 सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 13 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से चलती है। इसे सौर विकिरण या सौरतप कहते हैं। और सौरतप की भी परिभाषा अलग अलग विद्वानों ने प्रस्तुत की है, तो चलिए जान लीजिए। एक प्रमुख विद्वान जिनका नाम है केंडियू, इन्होंने कहा कि सूर्य से वायुमंडल में निरंतर यानी लगातार विकिरित उष्मा को सौरतप कहा जाता है। और वहीं दूसरे विद्वान जिनका नाम है वायरस, इन्होंने कहा है पृथ्वी की सतह पर प्रत्यक्षता प्राप्त और
पृथ्वी की सतह पर प्रत्यक्षता प्राप्त सौर विकिरण की दर को सौर तप कहते हैं। तो ये परिभाषा आपको यहाँ पर वायरस के अनुसार दी गई है। तो आपको जो बेटर लगे, जो आपको समझ में आए, 3 से 4 बार उत्तर पढ़ लीजिएगा, वो आप तैयार कर लीजिएगा। अब अगला प्रश्न है कि वायुमंडलीय दाब से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर लिखेंगे, वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसें एवं अन्य तत्व भी पदार्थ ही हैं। मतलब वायुमंडल जो हमारा है, ठीक है, इसमें जो गैस पाई जाती हैं, ठीक है, और अन्य तत्व जो हैं, ठीक है, वो भी जो है ना, वो भी पदार्थ ही है। हवाओं का मंडल है वायुमंडल, तो सिंपल सी बात, इसमें गैस ही पाई जाएंगे, ठीक है। और ये इसमें गैस जो पाई जाती हैं और साथ साथ में कुछ तत्व भी पाए जाते हैं, वो सब पदार्थ ही हैं। और पदार्थ में भार एवं भार के कारण दबाव की स्थिति पाई जाती है। इसी वायुमंडलीय दबाव को संक्षेप में वायुदाब भी कहते हैं। यह वायु के पदार्थ होने से उसकी भौतिक दशा की स्थिति है। वायु के विशाल विस्तार के कारण, जो कि हमारे चारों ओर हजारों किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है, उसमें निश्चित भार होता है। पृथ्वी की सतह तथा समुद्र तल पर प्रति वर्ग सेंटीमीटर वायु का भार 2.7 किलोग्राम है। इसी प्रकार समुद्र तल पर 1 घन फुट वायु का भार लगभग 1.25 औंस होता है। मनुष्य एवं सभी जीवों को वायुदाब का पता ठीक उसी प्रकार नहीं चलता है जिस प्रकार मछली को पानी के भार का पता नहीं चलता। तो समझ लीजिए, वायु का भाई बहुत सारी हवाएं हैं वायुमंडल में हमारी, तो हमको इन सभी चीज़ों का जानकारी नहीं मिल पाती है, ठीक है। यही वही चीज़ यहाँ पर लिखा है कि मनुष्य एवं सभी जीवों को वायु दाब का पता ठीक उसी प्रकार नहीं चलता है जैसे कि मछली पानी में रहती, तो उसको भाई चाहे जितना पानी के अंदर मछली चली जाए, लेकिन उसको वजन नहीं पता चलेगा कि कितना पानी हमारे ऊपर। लेकिन अभी हम लोग पानी के अंदर चले जाएं, ठीक है, 50 फुट पानी है, 10 फुट पानी है, 20 फुट है, 40 फुट है, तो हम नीचे जब चले जाएंगे पानी के नीचे, तो हमको पता चलेगा अरे बहुत ज़्यादा नीचे हम आ गए, हम डूब रहे हैं, अब मतलब कि अब पानी के अंदर डूब जाएंगे, हमारा काम खत्म, ठीक है, अगर हम लोग तैर नहीं सकते तो, ठीक है। लेकिन मछली को पता चलता है, मछली के ऊपर चाहे इतना पानी रख दीजिए, उसको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि इसका मेन रीजन ये है कि, तो फिर से सुन लीजिए यहाँ पर, ठीक है, फिर से सुन लीजिए, वायु के विशाल विस्तार के कारण, यानी कि हवा का बहुत बड़ा विशाल और बहुत दूर तक इसका विस्तार है, इस कारण से हमें नहीं पता चलता, ठीक है। और इसी में अगला पॉइंट है कि वायु के विशाल विस्तार के कारण, जो कि हमारे चारों ओर हजारों किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है, ठीक है, जिस उसमें निश्चित भार होता है, ठीक है, इस वजह से हम लोगों को नहीं पता चलता है। तो ये मेन पॉइंट है। बाकी वायु राशियाँ अभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार रिपीटेड ये भी है, तो इसके बारे में अगर आपको जानना है तो जान सकते हैं, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, इसको मैंने अभी शायद आपको बताया नहीं, तो चलिए वायु राशियाँ भी जान लीजिए। उत्तर लिखेंगे, वायु राशियाँ वायुमंडल का ही अंश है। वस्तुतः वायु राशि वायुमंडल के उस विस्तृत यानी बड़े तथा सघन भाग को कहा जाता है जिसमें विभिन्न ऊंचाइयाँ पर क्षैतिज रूप से तापमान और आर्द्रता की अवस्थाएं एक समान होती हैं। और जिस प्रकार वायु का तापमान, वायु का दाब और वायु की आर्द्रता वायुमंडल की दफाओं को प्रभावित करती हैं, उसी प्रकार वायु राशियाँ का भी उन पर प्रभाव होता है। और तीव्रता, जो कि विद्वान, इन्होंने वायु राशियों के बारे में कहा कि वायु राशि वायु के उस विशिष्ट और विशाल पुंज को कहते हैं जिसमें तापमान एवं आर्द्रता का वितरण क्षैतिज पट्टियों के समरूप पाया जाता है। तो ये हो गई वायु राशियों के बारे में परिचय, जो कि एक महत्वपूर्ण और कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। जो महत्वपूर्ण प्रश्न वो विशेष करके आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आपकी हेल्प हो सके आपके एग्जाम में, ठीक है। अगला रामबाण प्रश्न, जो कि हमेशा रिपीट होता है, वायुमंडल के बारे में बताइए, ठीक है। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि पृथ्वी के चारों ओर एक ऐसा आवरण जिसमें प्रविष्ट होते ही कोई भी अंतरिक्ष का पदार्थ, उल्कापिंड आदि स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं। पृथ्वी का यह आवरण गैसों का बना है। भाई वायुमंडल जो हवाओं के जो गैसों उन्हीं से बना है, और पृथ्वी के इस चारों ओर के गैसीय आवरण को वायुमंडल कहा जाता है, ठीक है। तो पृथ्वी के जो चारों ओर, ठीक है, जो गैसों का आवरण होता है, इसको चारों ओर होता है, ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर जो गैसों का आवरण होता है, इसे हम लोग वायुमंडल कहेंगे। और इसकी परिभाषा शोभेंद्र जी ने दी है। कहा कि पृथ्वी के चारों ओर या फिर पृथ्वी के चारों तरफ कई सौ किलोमीटर की मोटाई में व्याप्त गैसीय आवरण को वायुमंडल कहा जाता है। तो इस प्रकार लिख सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आएगा, तय है, पक्का है, नोट कर लीजिए। अपर्दन क्या है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जान लेते परिचय। तो अपर्दन एक गतिशील प्रक्रिया, मतलब कि लगातार चलने वाली गत करने वाली प्रक्रिया है। अपर्दन अपक्षय द्वारा विखंडित चूर्ण को परिवहन द्वारा स्थानांतरित करने का कार्य करता है। साथ ही चट्टानों को बलपूर्वक काटने छाटने का कार्य भी अपर्दन के द्वारा किया जाता है।
अपरदन का यह कार्य अपरदन के कारकों द्वारा संचालित होता है। अतः कहा जा सकता है कि प्रभावित यानी कि बहने वाली जलवायु, भूमिगत जल, हिमानी आदि अपरदन के कारकों द्वारा धरातल की ऊपरी परतों का घर्षण तथा काट छांट करके उनका परिवहन कर आयंत्रण निक्षेपण करने की प्रक्रिया को अपरदन कहेंगे। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है और सिंपल सा उत्तर 2-3 बार पढ़ लेंगे आपके दिमाग में बस जाएगा अच्छे से। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, आएगा, चांस उम्मीद है। ठीक है, आने की। अगला प्रश्न है कि बलन और भ्रंशन के बारे में बताइए, दोनों में अंतर बताइए। तो चलिए पहले बलन के बारे में जानेंगे, फिर भ्रंशन के बारे में जानेंगे। तो जब भूपृष्ठ की चट्टानों पर विपरीत दशाओं में दबाव पड़ता है तो उनमें मोड़ अर्थात बलन पड़ जाता है। इस प्रकार भूपृष्ठ पर मोड़ पड़ने के कारण बलन उत्पन्न हो जाता है तथा उनमें ऊर्ध्व एवं गर्त भाग निर्मित हो जाते हैं। भूपृष्ठ पर बलन संपीड़न के कारण होता है। बलन साधारण और विषम दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बलन के बारे में परिचय। ठीक है, और अब जान लीजिए भ्रंशन के बारे में। तो जब एक स्थान पर संकुचन और दूसरे स्थान पर तनाव होता है तो खिंचाव अति तीव्र होने के परिणाम स्वरूप भूपृष्ठ की चट्टानें मुड़ने के अतिरिक्त टूट भी जाती हैं। उसमें मुड़ती हैं, इसमें मुड़ने के अलावा टूट भी जाती हैं। इस प्रकार खिंचाव के कारण वलन निर्मित होता है तथा तनाव के दरारें अथवा संधि बन जाती है। कठोर चट्टान के बलन के तल को भ्रंश तल कहते हैं। तो इस प्रकार लिखेंगे बलन और भ्रंशन के बारे में। महत्वपूर्ण प्रश्न, ध्यान रखेंगे। अपक्षय एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो उत्तर लिखेंगे मौसम की विभिन्न अस्थैतिक क्रियाओं द्वारा चट्टानों के टूटने फूटने को अपक्षय या फिर अपक्षरण कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा, मौसम की विभिन्न अस्थैतिक क्रियाओं द्वारा जो चट्टानें टूटती हैं फूटती हैं इसी को अपक्षय या अपक्षरण कहेंगे। इसे मौसमीकरण भी कहते हैं। इस क्रिया में चट्टानों का विघटन तथा अपघटन की क्रियाएं सम्मिलित हैं। विघटन में चट्टानें बलकृत शक्तियों द्वारा चटक कर फूट जाती हैं और अपघटन में रासायनिक क्रिया द्वारा चूर्ण बन जाता है, एकदम पतला हो जाता, छोटा छोटा हो जाता है। विघटन अथवा अपघटन होते समय चट्टानों का अवस्थान्तरण नहीं होता। तो इस प्रकार लिखेंगे अपक्षय के बारे में। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। अब अगला प्रश्न है कि चट्टानें किसे कहते हैं, इसके बारे में जानेंगे। फिर अलग अलग जो चट्टानें उनके बारे में भी जानेंगे। तो उत्तर लिखेंगे पृथ्वी सतह का निर्माण करने वाली रचना सामग्री को चट्टान कहा जाता है। फिर से सुन लीजिए, पृथ्वी सतह यानी पृथ्वी जो इसके सतह का निर्माण करने वाली जो रचना सामग्री जिससे रची जाती उस सामग्री को चट्टान कहा जाता है। सामान्य रूप से चट्टान शब्द का प्रयोग किसी कठोर वस्तु के लिए किया जाता है, कोई स्ट्रॉन्ग यानी बड़ी चीज। किंतु भूगोल विषय में इसका प्रयोग जो है वो बालू, कंकड़, मिट्टी तथा ग्रेनाइट आदि सभी के लिए किया जाता है। चट्टान का प्रयोग भूगोल में। ठीक है, और इसकी परिभाषा आर्थर होम्स ने कहा है कि अधिकांश चट्टानें खनिजों का ही मिश्रित अंश होती हैं, अतः उनमें कई खनिजों का पाया जाना स्वाभाविक होता है। इन खनिजों में रासायनिक तत्वों का योग रहता है। प्रत्येक चट्टान में एक से अधिक खनिजों का सम्मिश्रण पाया जाता है। चट्टानों को परिभाषित करते हुए प्रमुख विद्वान जिनका नाम है R.S. पवार, इन्होंने कहा कि चट्टानें खनिजों का प्राकृतिक मिश्रण है जिसमें भूपटल की संरचनात्मक इकाई का निर्माण होता है। तो इस तरह लिखेंगे चट्टान की परिभाषा। मेरे अनुसार तो यही लिख दीजिएगा ऊपर वाला, बस आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। सिंपल सी, आसान है एकदम, 2-3 बार पढ़ लेंगे दिमाग में बस जाएगा। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आग्नेय चट्टानों के बारे में बताइए। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। आग्नेय चट्टान के बारे में लिखेंगे कि आग्नेय शब्द जो है लैटिन भाषा के इंग्लिश शब्द से संबंधित है जिसका अर्थ होता अग्नि। पृथ्वी के भीतरी भाग से आंतरिक क्रिया द्वारा पृथ्वी की ऊपरी परत या धरातल पर जब पिघला हुआ पदार्थ ठोस रूप धारण करता है तो वो आग्नेय चट्टानें बन जाती हैं, फिर उसको आग्नेय चट्टान कहते हैं। पृथ्वी के भीतरी भागों में मध्यवर्ती गहराई में बहुत उच्च तापमान एवं दबाव के मध्य जो पदार्थ अर्धद्रव अवस्था में एकत्र हैं उसे मैग्मा कहते हैं। यह मैग्मा ज्वालामुखी के मुख से बाहर आता है तो उससे गैस निकल जाती है, अतः सिर्फ द्रव पदार्थ जो है वह लावा कहलाता है। ठीक है, और लावा के ठंडे होने पर आग्नेय चट्टानें भी बनती हैं। तो आपको जो परिभाषा अच्छी लगे, जो समझ में आए वो लिख दीजिएगा। यहाँ पर 2 बार यहाँ पर परिभाषा प्रस्तुत की, यहाँ पर तो चट्टानें बनती इतना लिख सकते हैं। उसके बाद ये दूसरी यहाँ पर है, जो आपको अच्छी लगे जो समझ में आए वो लिख दीजिएगा, या फिर दोनों भी लिख सकते हैं। कम से कम 2-3 बार उत्तर पढ़ लीजिएगा। अब परतदार चट्टानों के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, तो चलिए जानते हैं। परतदार चट्टानों के बारे में लिखेंगे कि धरातल पर पाई जाने वाली चट्टानें अधिकांश जो ज़्यादातर चट्टानें हो परतदार चट्टान ही होती हैं। इनकी जो रचना है अवसाद के जमा होने से होती है, अतः इन्हें अवसादी अथवा तल हटे चट्टानें भी कहा जाता है। परतदार चट्टानों को धरातल के लगभग 75% भाग पर अवसादी चट्टानें तथा शेष भाग में आग्नेय व
कायांतरित चट्टानें पाई जाती है। तो 75% पर अवसादी चट्टान है तथा अगले जो शेष भाग है मतलब कि कुछ भाग में आग्नेय है और कुछ में कायांतरित चट्टानें पाई जाती वो हैं। तो 75 पे परतदार चट्टानें पाई जाती, ध्यान रखेंगे। इनमें पाई जाने वाली परतों के आधार पर इन्हें परतदार चट्टान कहा जाता है। तो इनमें परत होती है इसलिए इसको परतदार चट्टान कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, और इसको अंग्रेजी में सेडिमेंट्री रॉक्स कहा जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि भूगोल का पिता किसे कहा जाता है। तो उत्तर लिखेंगे, सर्वप्रथम यूनानी विद्वान इरोस्थनीज ने भूगोल को धरातल के एक विशिष्ट विज्ञान के रूप में मान्यता दी थी, या फिर मान्यता दी, जिसे भूगोल के पिता की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। इरोस्थनीज ने जियोग्राफी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। भूगोल के आधुनिक स्वरूप की जो नींव है 1750 ईस्वी से 1850 ईस्वी के मध्य पड़ी। इस काल के प्रतिनिधि विद्वान हम्बोल्ट तथा रीटर थे। इन्होंने अपनी पूर्व पीढ़ी के जर्मन विद्वानों की भौगोलिक संकल्पनाओं के आधार पर ही आधुनिक भूगोल की नींव रखी। अतः इन्हें आधुनिक भूगोल का संस्थापक या फिर जनक भी कहा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार लिखेंगे भूगोल के पिता यानी फादर ऑफ जियोग्राफी, ठीक है। तो फादर ऑफ जियोग्राफी का नाम है इरेटोस्थनीज, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इसका जो विकास की जो नींव है वो 1750 और 1850 के बीच पड़ी थी, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखें। 2-3 बार आंसर ऊपर से नीचे पढ़ लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, बस ध्यान में आ जाएगा आपके पूरे। उसके बाद इसमें एक और प्रश्न है कि पृथ्वी को अनोखा ग्रह क्यों कहा जाता है। ये आपके एग्जाम के लिए तो महत्वपूर्ण है, आगे आपको फैक्ट के रूप में भी वैसे भी आपको जानना चाहिए। तो चलिए जानते हैं। तो उत्तर लिखेंगे, सौरमंडल के सभी ग्रहों एवं उपग्रहों में केवल पृथ्वी पर ही पूर्ण रूपेण यानी कि पूरी तरह से आप जीवन व्यतीत कर सकते हैं और जीवन आपका संभव है, इसलिए पृथ्वी को अनोखा ग्रह कहते हैं। अन्य पर संभव नहीं है। इस पर नॉर्मली पूरी रूप से आप लोग पूर्ण रूप से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं, इसलिए इसको अनोखा ग्रह कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर किमी दूर है, यानी कि पृथ्वी से सूर्य की जो दूरी है वो 14 करोड़ 96 लाख किमी है, यानी किलोमीटर दे लीजिए, किलोमीटर थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, इसमें दूर है। पृथ्वी का विषुवत रेखीय व्यास जो है वो 12,760 किमी है और ध्रुवीय व्यास जो है वो 12,719 किमी है। पृथ्वी का क्षेत्रफल 49 करोड़ 25 लाख वर्ग मीटर है, ठीक है, यानी कि 49 करोड़ 25 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसमें 7 महाद्वीप हैं, 5 महासागर हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, 66.5 अंश का कोण बनाती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर 23 घंटा तथा 56 मिनट में एक चक्कर पूरा करती है। आपको जानकारी होगी नहीं होगी तो मैं आपको बता दूं, आप लोग देखते हैं कि पृथ्वी एक स्थिर है, सूर्य घूमता है, लेकिन उल्टा है, सूर्य स्थिर है, पृथ्वी चक्कर लगाती है, वो भी किसका, सूर्य का। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है और इसी प्रकार घूमती हुई 365 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। तो ऐसा लिखेंगे, पृथ्वी को अनोखा ग्रह क्यों कहते हैं, उसका परिचय, पूरी जानकारी, कितने महाद्वीप है, कितने महासागर हैं, कितने समय में चक्कर पूरा करती है, कितने किलोमीटर दूर है और कितने अंश का कोण बनाती है। इसमें सभी छोटे छोटे प्रश्नों का भूगोल से संबंधित यानी पृथ्वी जो एक ग्रह है से संबंधित जितने भी छोटे छोटे प्रश्न बन सकते हैं सभी प्रश्नों को उत्तर इसमें समाहित है, ठीक है। तो ब्रिलियंट स्टूडेंट के लिए तो ये क्वेश्चन का आंसर रामबाण है और जो घोंचू है तो उनके लिए घोंचू है ये, ठीक है। हालांकि आते हैं कोई अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है उसकी ओर। भू पपर्टी के बारे में बताइए। तो इसका उत्तर लिखेंगे, ऊपरी तथा मध्यम परत को मिलाकर आर्थर होम्स ने पपड़ी का नाम दिया है। इस परत में सियाल की संपूर्ण परत तथा सीमा की ऊपरी परत को सम्मिलित किया गया है, जिसे भूपर्टी कहते हैं। और भूकंप के बारे में क्वेश्चन आएगा तो लिखेंगे, भूकंप की उत्पत्ति की प्राचीन विचारधारा को स्पष्ट कीजिए। भूकंप के बारे में लिखने के लिए आएगा, ठीक है। तो उत्तर लिखेंगे, प्राचीन मतानुसार उसे दैविक शक्ति का परिणाम माना जाता है भूकंप को। कालांतर में धारणा बनी हुई पृथ्वी पर पाप अधिक होने लगता है, तब उनके भार से पृथ्वी हिलने लगती है, तो उसको भूकंप कहेगा। कुछ लोग मानते हैं कि ये किसी जानवर के ऊपर टिकी है, तब ये कभी कभी हिलती है। जब जानवर हिलता है तो पृथ्वी कंपन करने लगती है। कुछ लोग इसको मानते हैं, अलग अलग देशों के अलग अलग लोग हैं, वो विद्वान हैं, अलग अलग हिसाब से मानते हैं। कुछ देश के लोग मानते हैं कि पृथ्वी जो है भैंस के सींग पर टिकी हुई है और जब ये हिलती है तो उसको भूकंप कह देते हैं। उत्तरी अमेरिका में कछुए पर यह पृथ्वी टिकी है।
तो अलग ठीक है। तो कुछ लोग हैं कछुए पे टिकी है, जब कछुआ कर इधर उधर जाता है तो पृथ्वी हिलती है, तो उसको भूकंप कहते हैं। ईरान में केकड़े पर है, तिब्बत में मेढक पर ये पृथ्वी टिकी हुई है, ठीक है। और भारत में मानते हैं कि शेषनाग के सिर पर है, जब शेषनाग जी अपना फन इधर उधर करते हैं तो पृथ्वी हिलती है, तो उसको कहा जाएगा भूकंप आ गया। इसी तरह अलग अलग लोगों के अलग अलग मान्यताएं हैं, यानी कुल मिला के भूकंप की उत्पत्ति की ये प्राचीन यानी पुराने समय की ठीक है विचारधाराएं हैं। पुराने समय में ऐसे ही लोग कहते थे, ठीक है। उसके बाद ज्वालामुखी एक महत्वपूर्ण टॉप लेवल का क्वेश्चन, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। लगभग इस पीडीएफ में जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो मैंने आपको क्लियर करा दिए। भू संतुलन, ठीक है, पढ़ लीजिएगा, ठीक है, भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। भूगोल क्या है इसके बारे में आपको पता चला, भूगोल किसे कहते हैं, भूगोल की परिभाषा, ठीक है। ये सब कॉमन क्वेश्चन जो कि परीक्षा में बार बार रिपीट हुए, जिनको आपको ध्यान रखना है। जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो मैंने आपको बता दिए। अब आपको पूरी पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप पे दे देंगे, तो इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं, जो मैंने आपको विशेष करके बताया, उनको ज़रूर तैयार कर लेना। बाकी समय है तो सभी प्रश्न उत्तर तैयार कर सकते हैं। इसमें सभी प्रश्न हैं और उसके उत्तर भी समाहित हैं जो एग्जाम के नज़रिए से महत्वपूर्ण है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, तो दोनों से ज्वाइन हो जाइएगा और दोनों से ज्वाइन हो जाइएगा। उसके बाद जब व्हाट्सअप ग्रुप से हमसे ज्वाइन होंगे तो व्हाट्सअप ग्रुप पे आप हमें पर्सनल मैसेज कर दीजिएगा सर, और उस पर मैसेज कर दीजिएगा कि सर हमें बीए फर्स्ट सेमेस्टर जियोग्राफी यानी कि भूगोल की महासंग्राम पीडीएफ चाहिए। जैसा आप ऐसा मैसेज करेंगे तो हम आपको पूरी जो महासंग्राम पीडीएफ है जियोग्राफी यानी भूगोल की, हम पूरी सेंड कर देंगे। तो आप इसमें से अपने एग्जाम की तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है। फिलहाल जितना हमसे हो सका, जितने क्वेश्चन महत्वपूर्ण थे वो मैंने आप लोगों के समझ प्रस्तुत किए, और काफ़ी ज़्यादा हेल्प आपको मिल जाएगी। 75 नंबर का जो आपका पूर्णांक होगा, ठीक है, 75 नंबर का जो पेपर होगा, इसमें से आप लोग आसानी से 40 से 50 नंबर ला सकते हैं। इस वीडियो में, इस पीडीएफ में जितने प्रश्न देंगे उनको तैयार करके 40 से 50 नंबर आसानी से आप लोग ला सकते हैं। 75 में से कम की बात कर रहा हूँ, बल्कि ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। और ये आपका अपना ही चैनल सक्सेस2 है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको समय समय पर सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और कोई क्वेश्चन है ज़रूर पूछें, और आपको मिलते हैं हम एक और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, ठीक है। ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए।